नमस्कार। एक बार बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और अब की बार मेंस पार्ट सीरीज में जिसके तहत हम जो है जीएस के प्रश्न पत्र शुरू से प्रश्न कराने वाले हैं। और आज का जो हमारा प्रश्न है, चलिए आप लोगों को दिख तो रहा होगा। आज का जो हमारा प्रश्न है, दल बदल की राजनीति को नियंत्रित करने और करने वाले संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा करें। क्या ये प्रावधान अपने उद्देश्यों में सफल रहे हैं? तो यहाँ दल बदल की राजनीति को नियंत्रित करने वाले जो संवैधानिक प्रावधान है उनको बताना है, और ये प्रावधान कितने सफल रहे हैं उनकी चर्चा करें। क्योंकि 12 अंक का प्रश्न है, और 12 अंक के प्रश्न में होता क्या है कि 2 डायमेंशन में तो आपके प्रश्न पूछे ही जाते हैं। कभी कभी आयोग 3 डायमेंशन में भी पूछता है। तो आप लोग जब परीक्षा में बैठिएगा या जब टेस्ट सीरीज का जो पेपर आप लोग कर रहे होंगे, तो वहां जो है ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, और किसी भी डायमेंशन को छोड़ना नहीं। ये नहीं है कि आप जो है एक डायमेंशन को 1.5 पेज में लिख के आ गए और दूसरे को आधे पेज में, तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। सही नहीं मिलेगा, क्योंकि उत्तर लेखन में सबसे पहली चीज यही होती है कि प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िए और कितने डायमेंशन पूछा गया उसको देखिए, और फिर क्रमबद्ध तरीके से चलिए। मतलब भूमिका लिखिए, बीच का पार्ट लिखिए, निष्कर्ष लिखिए, और फिर बीच के पार्ट में कितने डायमेंशन पूछने हैं प्रश्न उसमें बराबर बराबर लिखिए। ऐसा नहीं है कि एक को आप खूब लिख के आ गए, दूसरे को बराबर लिखिएगा तभी आपको मिलेगा। तो ये सब उत्तर लेखन के कुछ डिसिप्लिन, इनको आपको हर हालत में पालन करना है। ये नहीं है कि बस आप प्रश्न देखेंगे नहीं कि आप लिखना शुरू कर दिए, कॉपी भर करके ये सोचिएगा कि हम जो है अंक पा जाएंगे। तो वो यूनिवर्सिटी के एग्जाम में या ग्रेजुएशन के एग्जाम में, हाई स्कूल के एग्जाम में हो जाती थी। अब तो खैर वहां भी नहीं होती है, पहले हो जाती थी। अब तो यहाँ तो आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की बात कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा टू द पॉइंट बने रहते हुए आंसर राइटिंग करना है, बकवास नहीं करना है, कहानी नहीं लिखना है। यदि आप कुछ लिख रहे हैं, कुछ दावा कर रहे हैं, तो उसके पीछे का प्रमाण देना है। इन सारी चीजों को जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे तब तक अच्छा अंक जो है वो नहीं होगा। इसीलिए आंसर राइटिंग करते रहिए, और उसमें जो कमियां हैं उसको जज करते रहिए, उसमें सुधार करते रहिए। तो प्रश्न एक बार पुनः पढ़ रहे हैं कि दल बदल की राजनीति को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा करें। क्या ये प्रावधान अपने उद्देश्यों में सफल रहे हैं? तो सबसे पहले तो यही बताइए कि भाई जो दल बदल कानून है वो क्या है। तो भारतीय संविधान में वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से अवसरवादी राजनीति को नियंत्रित करने हेतु दल बदल के आधार पर सदस्यों के लिए निर्भरता का प्रावधान किया गया। मतलब 52वां संविधान संशोधन याद रखिए, वर्ष 1985 याद रखिए, और कभी कभी आयोग मतलब कर सकता है एक पॉइंट बना करके ये किस गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था, मतलब उस समय किसकी सरकार थी। तो ये भी याद रख लीजिएगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसके पीछे कौन सी सरकार थी, कौन प्रधानमंत्री थे। इस संशोधन के माध्यम से संविधान के 4 अनुच्छेद 101, 102, 190 और 191, देखिए 102 और 101 जो है ये केंद्रीय संसद को लेकर के है, और 190 और 191 जो है ये राज्य की विधानसभाओं को लेकर के। इसमें जो है संशोधन किया गया, जो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। मतलब 10वीं अनुसूची जो है 1985 के 52वें संविधान संशोधन के तहत लाई गई थी। इसे ही सामान्यतः दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों के मन में जो रहता है कि सर भूमिका क्या लिखे, तो भूमिका में जो की पॉइंट है उसी को आप एक्सप्लेन कर दीजिए, और उसके बारे में आप लोग फिल्म को लेकर के बहुत सारा फैक्ट तैयार करते हैं। उन्हीं फैक्टों का सहारा लेते हुए उसको शब्द दे दीजिए, आपकी भूमिका तैयार होगी। इसमें आप देख रहे होंगे कुछ भी ऐसा हम नया नहीं बताए हैं कि जो आपने फिल्म के लिए पढ़ा ना हो। कुछ भी तो नया नहीं दिख रहा है, और यही स्मार्ट काम आपको अपने आंसर राइटिंग में करना है। और इस तरीके के फैक्ट का प्रयोग भी करना है, क्योंकि जब तक आप फैक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे आप अच्छा अंक नहीं पाएंगे। मतलब अब ये नहीं है कि भर भर के फैक्ट लाइए, लेकिन फिर भी फैक्ट की जरूरत होती है, क्योंकि यही आपके दावे के पक्ष में प्रमाण होते हैं। और जब तक आप प्रमाण नहीं देंगे तब तक आपको उत्तर क्या लगेगा, कहानी लगेगा, और कहानी लिखने से अंक नहीं।
10वीं अनुसूची के अंतर्गत निरर्हता से संबंधित प्रमुख प्रावधान क्या है, अब इसको देख लीजिए। तो सबसे पहला प्रावधान यही है कि यदि कोई सदस्य जो है स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल की सदस्यता अगर छोड़ देता है तो क्या है कि वो निरर्हर घोषित हो जाएगा, मतलब अयोग्य घोषित हो जाएगा। सपोज करिए कि कोई उत्तर प्रदेश से विधायक है और वो समाजवादी पार्टी से सपा से है और वो करता क्या है कि जो है वो पार्टी की सदस्यता ही छोड़ देता है। तो ऐसी स्थिति में उसकी जो विधानसभा में विधायक का जो स्टेटस है वो भी समाप्त हो जाएगा, मतलब पार्टी से आप गए, आपकी जो है निरर्हता भी समाप्त है, मतलब विधायकी भी आपकी गई। ये विधायकी एक समय के लिए बची रह सकती थी, पार्टी आपको जो है निष्कासित कर दे। तो उसके भी कई कंडीशन होते हैं, वो आगे हम बताएंगे। यदि कोई सदस्य अपनी पार्टी व्हिप का उल्लंघन कर सदन में मतदान करता है अथवा मतदान में भाग ही नहीं लेता और वह अपनी पार्टी से 15 दिनों के भीतर क्षमादान अगर प्राप्त नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में भी जो है वो अयोग्य घोषित हो जाएगा अपने पद से। मतलब इसमें कहा गया कि अगर कोई भी विधेयक आ रहा है विधायिका में या संसद में, कोई सांसद या विधायक है उसकी पार्टी के द्वारा व्हिप जारी किया गया कि भाई हम इस विधेयक के समर्थन में हैं, और जो सांसद या विधायक है उसको ये लगता है कि ये इसका हम समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो वो कर क्या सकता है, या तो वो अगेंस्ट मतदान कर दे या तो फिर वो मतदान में उपस्थित ही ना हो। दोनों ही स्थितियों में क्या है कि उसकी जो है सदस्यता, चाहे लोकसभा का सदस्य हो या विधानसभा का, वो जा सकती है। इसमें एक अपवाद है कि यदि वो 15 दिन के अंदर जो पार्टी के सिर्फ चुने हैं उनसे जाकर के मिल ले और कहते कि भाई हम इस कार्य की वजह से नहीं आ पाए, या ऐसा नहीं कि हम पार्टी विरोधी गतिविधियों में, मतलब हमारी निष्ठा पूरी तरीके से पार्टी के साथ है, हमारी ये समस्या है, मतलब वो विश्वास में ले ले अपने पार्टी हेड को, तो वो और पार्टी हेड उसको क्षमा कर दे, नहीं चलिए ठीक है आपके जो कारण है वो जेन्युइन है और हम समझ रहे हैं, ठीक है आपको और इससे जो है हम क्षमा करते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो सदस्य बना रह सकता है। लेकिन अगर वो 15 दिन के अंदर ऐसा प्रयास नहीं करता और पार्टी का जो हेड है, जो अध्यक्ष है, वो ऐसा प्रस्ताव भेज दे विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष के पास कि भाई इन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया तो इनकी सदस्यता जो खत्म की जाए, तो उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी और उसके बाद उनको कहीं भी रिलीफ भी नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं कि आप कोर्ट में जाकर के रिलीफ करिए, ऐसा भी नहीं होगा। फिर यदि कोई निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक दल की सदस्यता अगर ग्रहण कर ले तब भी जो है उसकी सदस्यता चली जाएगी। मतलब अगर कोई व्यक्ति है वो अपने क्षेत्र में निर्दलीय, मतलब बिना किसी दल के ही चुनाव जीत जाता है और एक समय के बाद उसको लगता है लाख लोगों की राजनीति है, उसको लगता है कि अगर हम उस पार्टी से जुड़ जाएंगे, सत्ताधारी पार्टी से, तो जो है हमको ज्यादा लाभ होगा। लेकिन होता क्या है कि पहले ये लोग जुड़ करके सरकार में शामिल होते थे, लेकिन 1985 में जो 52वां संविधान संशोधन लाया गया तो इसमें ये स्पष्ट कह दिया गया कि यदि आप निर्दलीय हैं तो आप 5 साल निर्दलीय बने रहेंगे। अगर आपको सरकार को समर्थन देना है तो आपको बाहर से देना है। अगर आप सरकार में शामिल भी हो जाइए लेकिन आप अपना इंडिविजुअल स्टेटस जो है बना के रखें। अगर पार्टी का सिंबल आप लेंगे तो आपकी जो योग्यता, जो आपकी जो पद है वो समाप्त कर दिया जाएगा, मतलब जो आप विधायक या सांसद है वो आपका खत्म हो जाएगा। आपको पुनः चुनाव में जाना होगा, अगर उस पार्टी के माध्यम से आप चुनाव पुनः जीत जाते हैं तो आप ठीक है, लेकिन जनरली लोग हार जाते हैं। यदि कोई मनोनीत सदस्य नाम निर्देशित होने के 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो वह भी दल बदल कानून के तहत अयोग्य माना जाएगा। आप लोग जानते होंगे चाहे राज्य विधानसभाएं या लोकसभा है उस या राज्यसभा है, तो वहां कुछ सांसदों को जो है वो मनोनीत किया जाता है। तो ये जो मनोनीत सांसद या एमएलए होते हैं, तो अगर ये, क्योंकि अब इनका किसी पार्टी विशेष से तो संबंध होता नहीं है, लेकिन अगर ये 6 महीने के बाद किसी पार्टी में चले जाते हैं तब भी जो है इनका जो है पद समाप्त हो जाता है। वही आप बता रहे हैं, ये सारे प्रावधान किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले छोटी लेकिन महत्वपूर्ण सूचना, संस्थान के द्वारा 2 बैच चलाए जा रहे हैं। एक तो हमारा अब की बार मेंस पार बैच है, ये नाम से ही आपको पता होगा कि उन बच्चों के लिए जो इस बार मुख्य परीक्षा दे रहे हैं।
और यहाँ क्या है कि हमारा यही प्रयास है कि इस बैच के माध्यम से 15 जून तक करीब करीब 500 प्रश्नों का आपको ऐसा संग्रह उपलब्ध करा दे। और इस दिशा में हम काफी आगे बढ़ भी चुके हैं, क्योंकि हमारे करीब करीब 4 पेपर खत्म हो चुके हैं, 2 पेपर अभी रनिंग में है, और उसमें भी एक पेपर करीब 50% खत्म हो गया है। तो जो हमारा लक्ष्य है उस समय एकदम अचीव करेंगे। जो नए बच्चे अगर जुड़ना चाह रहे हैं तो देखिए वहाँ क्या है कि आपको ये आंसर राइटिंग तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ एक सहूलियत ये है कि अगर वो अभी जो 2 बैच चल रहे हैं वहाँ आंसर राइटिंग करें और पीछे के जो टेस्ट हो चुके हैं उनका पीडीएफ लेकर के रिवीजन भी कर लेते हैं, तो विश्वास करिए बहुत अच्छी स्थिति में रहने वाले हैं, मतलब मुख्य परीक्षा में बहुत शानदार परफॉर्म करेंगे। साथ ही साथ दूसरा हमारा बैच है शून्य से शिखर बैच, और ये उन बच्चों के लिए है जो किसी कारण से इस बार मुख्य परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं, या जिनका उद्देश्य 2025, 26 या 27 का पीसीएस है, तो वो इससे जुड़े और इसका लाभ उठाए। प्रक्रिया सेम है, बस ये चूंकि टारगेटेड बैच है, यहाँ अनलिमिटेड प्रश्न एक दिन में कराए जा रहे हैं। देखिए हमारे द्वारा तो 8 से 10 प्रश्न कराए ही जा रहे हैं, लेकिन यदि कोई बच्चा उत्साही और चाह रहा है कि 12-15 भी दिखाए, और बच्चे दिखा भी रहे, तो कोई मना ही नहीं है, वो लिखे करे दिखाए। यहाँ क्या है कि हम एक दिन में 2 से 4 प्रश्न देते हैं, क्योंकि इसमें समय है, और हम यही चाहते हैं कि आप जो है मत चलिए खरगोश की तरह, कछुए की तरह चलिए, क्योंकि आपकी तैयारी की प्रकृति ऐसी है। अगर बहुत फास्ट चलेंगे तो कितना दिन मेंटेन कर पाएंगे। ये सब मुख्य परीक्षा के समय 2-2.5 महीने तो चीजें मेंटेन हो जाती है, लेकिन वर्ष भर नहीं मेंटेन होती। और आपके पास चूंकि समय है तो आप धीरे धीरे पढ़िए। फाउंडेशन बैच हमारा 2 से 4 प्रश्न डेली लिखते रहिए, और एक साल में लिखिएगा, अगर 365 दिन आप लिखिए तो करीब करीब 1500 प्रश्न आपके साथ होंगे, और 1500 प्रश्न यदि आप करके चले जाएंगे तो कौन सी आपकी मुख्य परीक्षा रुकेगी, जरा आप हमको बताइए। बस आप एक साल डिवोटेड होकर प्रयास तो करिए, इस बैच से जुड़िए। तो जो भी योग्य बच्चे हो उससे जुड़िए। देखिए आपकी कॉपी कैसी तरीके से मूल्यांकन होता है, आप पीडीएफ में भेजते हैं टेलीग्राम पे, एक नंबर आधा नंबर की काटा गया तो क्यों काटा गया, और कैसे आप अपना नंबर इंप्रूव कर सकते हैं, पूरा कमेंट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कॉपी पे केवल अंक दे दिया गया, ऐसा नहीं होता। अगर आपका आधा नंबर भी कटा है तो उसका कारण बताया जाता है, और इम्प्रूव करने का तरीका क्या है वो भी बताया जाता है। और जब आपकी कॉपी का मूल्यांकन हो जाता है तो फिर मॉडल आंसर इस तरीके से दिए जाते हैं। तो दोनों ही बैच बहुत लाभदायक है, जो जिस योग्य है उसे ज्वाइन कर सकता है। हालांकि इस कानून की कुछ अपवाद भी हैं। पीछे तो मैंने बताया कि भाई जो दल बदल कानून है उसके तहत कैसे एक सांसद या विधायक की जो जो पद है वो कैसे समाप्त हो सकते हैं, किन किन परिस्थितियों में। अब इसमें कुछ छूट भी दिए गए हैं। वो छूट क्या है कि अगर कोई विधायक या सांसद है वो सदन की अध्यक्षता करता है तो उसे इसका विरोध, मतलब दल बदल कानून के तहत उसको नहीं लाया जा सकता, क्योंकि आप जानते होंगे कि जो सदन का अध्यक्ष होता है, चाहे वो विधानसभा अध्यक्ष हो चाहे लोकसभा अध्यक्ष हो, तो उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो किसी एक पार्टी का अब सांसद नहीं रह सकता या विधायक। वो उसका दायित्व बहुत ज्यादा बढ़ गया, उसको सभी पार्टियों को लेकर चलना है। तो एक तो वही कि सदन का अध्यक्ष बनने वाले सदस्यों को इस कानून से छूट प्राप्त है। फिर इसमें दूसरा जो अपवाद है कि किसी दल के 2/3 सदस्य दूसरे दल में विलय के पक्ष में हो या स्वयं नया दल गठित करते हो तो इस दल बदल कानून के तहत अवैध नहीं माना जाएगा। मतलब अगर कोई पार्टी है और उसके 2/3 सदस्यों को लगता है कि भाई ये जो पार्टी है इसमें हमारी चीजें नहीं सुनी जा रही, या हमारी जो विचारधारा है या जो पार्टी की मूल विचारधारा है उससे बहुत ज्यादा डिवीजन हो गया है, बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया है, तो क्यों ना हम जो है अलग होकर के एक नई पार्टी बनाए, या इसी पार्टी को हम क्लेम करें कि भाई ये हमारी पार्टी है। और अगर 2/3 मेजॉरिटी है तो वो इस पार्टी का सिंबल भी प्राप्त कर सकते हैं। और इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण आप देखेंगे जो महाराष्ट्र में शिवसेना की पार्टी थी बालासाहेब ठाकरे की, तो अभी उसमें पीछे उसका डिवीजन हुआ है, और आप देखेंगे कि जो उसमें एकनाथ शिंदे जो उसके एक नेता थे वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ जो है टूट करके जो शिवसेना पार्टी थी उस पर ही उन्होंने आधिकारिक दावा कर दिया कि भाई हम इसके जो है कर्ता धर्ता है, क्योंकि हमारे साथ 2/3 मेजॉरिटी है। और जो उस समय पार्टी के हेड थे जो बाला साहब के सुपुत्र हैं उद्धव ठाकरे जो है, तो उनको जो है अपनी ही पार्टी को जो है उनको बेदखल होना पड़ा, और कोर्ट में, या हालांकि कोर्ट में तो मैटर चल ही रहा, लेकिन
निर्वाचन आयोग ने जो है एकनाथ शिंदे के दावे का समर्थन किया और उन्हें ही वास्तविक जो पार्टी शिवसेना है उसका संरक्षक घोषित कर दिया। बल्कि जबकि जो उद्धव ठाकरे हैं उन्हें अपनी नई पार्टी बनाना पड़ा, नए सिंबल के साथ उन्हें चुनाव मैदान में उतरना पड़ा। तो ये चीजें हैं 2/3 मेजॉरिटी का जो कंडीशन है। और इस तरीके से आप देख रहे हो कि पार्टियां जो है अभी भी जो विधायक है वो टूट सकते हैं, लेकिन बस शर्त यही है कि थोड़ा सा मेजॉरिटी ज्यादा रहे, मतलब थोड़ा सा क्या 2/3 मेजॉरिटी है तो भी जो है दल बदल किया जा सकता है। दल बदल कानून की अगर प्रभाविता की बात करें तो धन या पद विमुखता के कारण की जाने वाली अवसरवादी राजनीति पर अंकुश, मतलब इसकी सबसे पहले प्रभाविता यही है कि कोई भी विधायक रहता था, सपोज करिए कि किसी विधानसभा में जो है वो 90 सीटें हैं और जो सत्ताधारी पार्टी उसके पास 46 है और जो विपक्ष का है उसके पास 44 है और उसमें सत्ताधारी पार्टी क्योंकि बहुत थी मेजॉरिटी के साथ सरकार चला रही है तो वहां हमेशा उसको डर लगा रहता था कहीं ऐसा ना हो कि अगर हमारा एक विधायक भी गया तो फिर जो है हमारा बहुमत चला जाएगा। तो और ऐसी स्थिति में करते क्या थे, जो विधायक होते थे वो बहुत ज्यादा या जो सांसद होते थे बहुत ज्यादा अपनी अनावश्यक मांगों को जो है वो थोपते जाते थे। लेकिन अब क्या है कि अगर आप मेजॉरिटी से एक भी जाते हैं और उसमें अब विखंडन नहीं हो सकता क्योंकि एक विधायक 2 विधायक यदि ऐसा करते तो उनकी खुद सदस्यता चली जाएगी और आपकी सरकार पे कोई आंच नहीं आएगा। अब ये विखंडन तभी हो सकता है जब 2/3 मेजॉरिटी चाहे और 2/3 मेजॉरिटी को मेंटेन करना एक बड़ी चुनौती है। तो बिल्कुल जो दल बदल की जो चीजें थी उस पर अंकुश लगाने का काम तो इसके माध्यम से किया ही गया। फिर चूंकि जब दल बदल की चीजें रुकी तो राजनीतिक स्थिरता भी बढ़ी, जो दूसरा पॉइंट आप बता रहे हैं। क्योंकि राजनीतिक स्थिरता क्यों बढ़ी भाई, जो होता क्या था कि सरकार गिर जाती थी, पुनः चुनाव होते थे, नए दल की पार्टी आती थी तो सरकारें अक्सर चुनावी मूड में ही रहती थी, तो ऐसे में जो है विकास की चीजें प्रभावित हो जाती है। तो इस पे भी अंकुश लगा और सरकारें जो है अब वर्तमान में देख रहे होंगे कि वो अपने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा भी कर रही है। फिर अनियमित चुनाव के कारण होने वाला व्यय भी नियंत्रित हो, जो मैंने पीछे ही बताया है कि भाई अगर 12 बार चुनाव होगा तो उसके खर्चे भी बहुत ज्यादा होंगे और सरकार की काम की क्षमता भी प्रभावित होगी। दोनों चीजों पे अंकुश लगा है। फिर राजनीतिक दलों की प्रभाविता में भी वृद्धि होगी। ये सारे जो है इसके सकारात्मक कारण होंगे। इस प्रकार दल बदल विरोधी प्रावधानों के साथ राजनीतिक स्थिरता तो बढ़ी, बिल्कुल आप देख ही रहे होंगे, लेकिन प्रतिनिधियों के अपने विश्वास और मतदाताओं के हित में साहसिक निर्णय लेने की प्रवृत्ति में कमी आई। मतलब यहाँ इसकी एक सीमा ये निकल के आ रही है कि भाई सपोज करिए कि कोई एक क्षेत्रीय पार्टी है और वो किसी एजेंडे को लेकर के एकदम व्हिप जारी कर देती है कि आपको जो है इसी पे वोट करना है और उसमें 2-4 सदस्य ऐसे हैं कि जिनको लगता है कि ये व्हिप जो है ये राजनीति से प्रेरित है, ये देश और समाज में जो है कहीं से भी उत्पादक नहीं है देश और समाज के लिए। लेकिन अब उनकी मजबूरी है या तो फिर वो जो है अपनी सदस्यता बचाए और अगर सदस्यता बचा रहे हैं तो फिर उनको उसके पक्ष में वोट करना पड़ेगा। अगर जिस के बीच से वो चुनाव जीत कर कह रहे मतलब जनता की चीजों की जनता की आकांक्षाओं के लिए काम करे तो वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि होगा क्या भाई, अगर जैसे ही व्हिप का उल्लंघन करते हैं तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। तो एक घुटन वाली भी स्थिति है इसको लेकर के। यह सामूहिक दल बदल की अनुमति देता भी है और इसमें कमियां ये भी है कि भाई ठीक है 1-2 लोग नहीं टूट सकते लेकिन सामूहिक रूप से तो टूट ही सकते हैं। 2/3 मेजॉरिटी यदि है तो चीजें हो ही रही है और अभी ज्वलंत उदाहरण आपने महाराष्ट्र का देखा है। साथ ही यदि सदन के भंग होने की संभावना होती है तो दल बदल कानून अपनी प्रासंगिकता ही खो देता है। और आप ये देख रहे हैं जैसे ही किसी भी विधानसभा या लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने वाली स्थिति होती है, मतलब 6 महीना रह जाता है और जो सत्ताधारी पार्टी होती है या जो विपक्ष के लोग होते हैं उनको लगता है कि इस बार जो है हम अपने पार्टी से सिंबल नहीं पाएंगे, टिकट नहीं पाएंगे,
वो इस तरीके से भगदड़ मची रहती है, मतलब बड़े बड़े नेता कब किस पार्टी में चले जाए, और ये इस स्थिति में मतलब आप देख रहे हो। और ऐसी स्थिति में होता है कि भाई 6 महीना, यदि हम अयोग्य भी घोषित हो गए 6 महीना का चुनाव होना, वैसे भी हमारा कार्यकाल खत्म ही हो रहा है, तो ये एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत करता है लोकसभा के भंग होने की स्थिति में, या थोड़ा सा पहले दल बदल कानून के समय। ये सारी इसकी सीमाएं भी, लेकिन फायदे भी हैं। तो आज के जो प्रश्न का उत्तर वो यही तक है, एक छोटा सा आप निष्कर्ष दीजिए कि अतः कहा जा सकता है कि 10वीं अनुसूची के प्रावधान संविधान में दल बदल को नियंत्रित करने की पहल करते हैं, लेकिन इसकी सफलता राजनीतिक दलों एवं नेताओं की गतिविधियों पर निर्भर है। मतलब ये सारी चीजें भाई ठीक है, बहुत अच्छा प्रयास है, लेकिन इसमें भी भूमिका किसकी ज्यादा है? राजनीतिक दल और हमारे माननीय लोग, कि भाई वो इसको किस तरीके से अपने मतलब आचरण में लाते हैं, मतलब पार्टी के आचरण में लाते हैं। तो ये इसकी कुछ सीमाएं हैं। चलिए आज के प्रश्न का उत्तर यही तक था, और मुझे बहुत संभावना है इस प्रश्न के माध्यम से न केवल आपको एक मॉडल आंसर मिला होगा, बल्कि कैसे भूमिका लिखनी, कैसे निष्कर्ष लिखना, कैसे बीच का पाठ लिखना है, उसके बारे में भी हम कुछ बता पाएंगे। ये कुछ लिंक्स हैं। एक तो हमारा समृद्धि है इसी टेलीग्राम, जो हमसे जुड़े रहने के 24 घंटे का माध्यम है, तो आप लोग जरूर इससे जुड़े, क्योंकि यहाँ क्या है कि आपकी कोई भी क्वेरी रहेगी या कोई भी सूचना संस्थान द्वारा सबसे पहले आपको दी जाएगी। ये हमारे दो चैनल है, यूट्यूब हमारा समृद्धि है इसका, जिससे अभी हम आप रूबरू हो रहे हैं, और दूसरा हमारा संदीप मिश्रा ऑफिस है। यदि अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये दोनों ही चैनल आपकी तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ अधिक जानकारी के लिए या हमारे किसी बैच से जुड़ने के लिए 7303307507 पे आप जो है संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं।